तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है। उसी तरह से जब कोई वैकेंसी आनी होती है या आ जाती है तो उसी तरह हमें वह खुशहाली मिलती है। तो देखिए, अभी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारा एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई। उसके बाद आपको अ, उसके बाद आपको जेई की वैकेंसी देखने को मिली, आरआरबी जेई की। उसके बाद आपको पैरामेडिकल की देखने को मिली। फिर आपको एनटीपीसी, सर देखिए, इसके बाद आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसकी? तो इस नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह आपकी एनटीपीसी की है। और एनटीपीसी के बाद आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो इसी तौर पर देखिए, पहले से ही आप तैयारी करिएगा। तो कोई भी आप देखिए, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखिए, आप थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिएगा तो वह दिन आपके लिए आपके ज्ञान का भंडार बन जाएगा। आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, आज की क्लास में हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास लेकर आए हैं, और जिसमें हम 40 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। और अंत तक बने रहिए। यह आपकी जनरल अवेयरनेस, या आप इसे जीके जीएस कहिए, और 40 नंबर आपकी एनटीपीसी में पूछे जानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनटीपीसी की ही क्लास हो। देखिए, रेलवे का सिलेबस सबका एक ही होता है, बस 19-20 का आपका फ़र्क मिलेगा आपको। बाकी आप देखिए, जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस कहिए, तो आपको एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी में आपकी यह आपको वीडियो, सभी में आपको यह बेहद इम्पोर्टेंट यह क्लास की है। सभी जो है आपके जितने भी रेलवे की वैकेंसी है, सभी के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देवपुत्र और हिंदू हिंदू सुल्ताना नामक शाही पदवी क्रमशः निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य से संबंधित है? देखिए, कह रहा है कुषाण और विजयनगर, शक और चोल, और वाकाटक और चेर, मगध और समुद्रगुप्त। तो देखिए, 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर 31 नंबर की बात करें तो देखिए, इसमें हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा कुषाण और विजयनगर। यह एक साधन जिसके द्वारा विभिन्न सर्वोच्च देवताओं की पहचान की जाती थी। इस रणनीति को कुषाणों द्वारा प्रथम शताब्दी के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से जो है अपनाया गया था, जिन्होंने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक विस्तृत एक विशाल राज्य पर शासन किया था। मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर स्थित एक मंदिर में कुषाण शासकों का विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और इस तरह की मूर्तियाँ अफगानिस्तान के धर्म स्थल में भी आपको मिलेंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका सेकंड नंबर प्रश्न। कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है गुजरात में, नडियाड में, महाराष्ट्र में पवनार, तमिलनाडु में अडयार, और आंध्र प्रदेश में आपका गुंटूर। तो देखिए, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में पावनार में। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति जो आचार्य विनोबा भावे थे, उन्होंने 17 अक्टूबर, कब? तो 17 अक्टूबर 1940 में। कब? तो 17 अक्टूबर 1940 में वार्धा से केवल 5 मील की दूरी पर पैनार में अपना अभियान शुरू किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, इसमें हमारा पहला विकल्प हो जाएगा, आगे विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध विरोध के रूप में। देखिए, बात करें स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई थी, जो बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश फैसले के विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। तो 33 का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चलाई गई थी? तो कह रहा जनवरी 1848 में, अप्रैल 1853 में, और मई 1857 में, और अप्रैल 1852 में। तो देखिए, 34 नंबर की बात करें तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा, अप्रैल 1853 में। देखिए, 16 अप्रैल, कब? तो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से और ठाणे के बीच चलने वाली देश की पहली यात्रा ट्रेन लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है समर्पित की गई थी।
35 नंबर प्रश्न कह रहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? तो विकल्प कह रहा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तेज बहादुर सुप्र और पी.एस. शिवास्वामी अय्यर, सैयद अली इमाम। तो देखिए 35 नंबर की बात करें तो विकल्प ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कब? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद भी एक भारतीय सदस्य को नामित करने की अनुमति दी, जिससे वह पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख वकील और राजनेता थे और वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल और बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। आगे देखिए क्या है 36 नंबर कि बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ था? तो कह रहा लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और विकल्प डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 36 का देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। देखिए बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ खड़े हुए थे। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में बिपिन चंद्र पाल एक थे। उन्होंने बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। वह एक समाज सुधारक थे। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख लोग थे। बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की। आगे देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर प्रश्न कह रहा कि मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम डैश डैश की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो कह रहा कि जहां आरा, मुमताज़ महल, रोशन आरा और नूरजहां। तो 4 विकल्प दे रखा है और देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो विकल्प बी हो जाएगा मुमताज़ महल। देखिए और इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में 1632 में कब? तो 1632 ईस्वी में शुरू कराया था और 1668 में कब? तो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह मस्जिद गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार बाहरी आंगन से मिलाकर बना है। इसके दरगाहों के बाद में इसे जोड़ा गया और निर्माण 1653 ईस्वी में कब? तो निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा कर लिया गया और मुमताज़ महल का जन्म आगरा में अर्जुबंद बानो बेगम के रूप में पारसी कुलीन परिवार में हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 38 नंबर कह रहा कि बंदरगाहों और संबंधित समुद्रों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला कह रहा कि मरमुनासक बोरिंड सागर, सेंट पीटर्सबर्ग आपका बाल्टिक सागर और रोस्ताव जापान सागर और व्लादिवोस्तोक जो काला सागर है। तो उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी जो है ढंग से मेल खाती है? तो 38 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? देखिए विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि आपका मुरमांसक सागर जो है वह बेरिंड सागर है और सेकंड हो जाएगा आपका सेंट पीटर्सबर्ग आपका बाल्टिक सागर है। देखिए मुरमांसक उत्तरी पश्चिमी रूस में एक बंदरगाह है जो बोरियन सागर की एक गहरी खाड़ी अंत में है, इसलिए जोड़ा एक सही ढंग से मेल खाता है। वहीं बात करें प्रथम विश्व युद्ध में आपूर्ति बंदरगाह के रूप में 1915 में स्थापित और 1918 में बोल्शेविकों के खिलाफ ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी अभियान बलों के लिए एक आधार था। और देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बताना है? हमें गलत कथन बताना है यानी नेगेटिव बताना है। देखिए यही 39 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी में कह रहा देखिए कि अम्लीय मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है।
और देखिए सेकंड कह रहा है बी नंबर कि दुनिया चावल की खेती का सबसे बड़ा भारत है, दुनिया की चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत है, तो यह भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है कि मेघालय में स्थानांतरित कृषि के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। विकल्प डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मक्का उष्णकटिबंधीय और साथ ही समशीतोष्ण जलवायु में उगाया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थर्ड देखिए विकल्प नंबर सी कि अम्लीय मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। दुनिया में चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत है, लेकिन भारत चावल का प्रमुख उत्पादक नहीं है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां पंजाब में खेती का सबसे अधिक पैदावारी होती है। चावल अनुसंधान संस्थान भारत के कटक में स्थित है और उड़ीसा में यह है, और नागालैंड में स्थानांतरित खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है, इसलिए विकल्प आपका थर्ड भी नहीं होगा। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा नेगेटिव हमारा जो हो जाएगा मेघालय में स्थानांतरित कृषि के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए 40 नंबर विकल्प क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं। कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावास विशेषताओं पर विचार कीजिए। कह रहा महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी और राजमहल पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ। तो देखिए अगर बात करें, देखिए विकल्प इसमें हमारा पहला दूसरा चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त विशेषताओं का सही पूर्व से पश्चिम की ओर आपके क्रम आपके जो सही दे रखे हैं, यानी महादेव श्रेणी आपका पहले हो जाएगा, मैकाल श्रेणी आपकी दूसरी हो जाएगी और राजमहल श्रेणी आपकी तीसरी हो जाएगी, और यहाँ आपका मिकिर पहाड़ियाँ दे रखा है वह भी आपका चौथा, यह भी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें, देखिए उपरोक्त उच्चावास विशेषताओं से पूर्व में पश्चिम तक महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य और मध्य भारत में सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर, कह रहा कि उत्तर से दक्षिण तक प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की जो व्यवस्था कीजिए। कह रहा है सुवर्ण रेखा, कृष्णा, पेन्नार और बेगई। तो देखिए अगर बात करें इसमें हमारा कौन सा 41 में हो जाएगा, 41 में विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसमें भी हमारा पहला देखिए सुवर्ण रेखा ये भी पहला, कृष्णा दूसरा, पेन्नार तीसरा और बेगई आपका चौथा। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम है सुवर्ण रेखा, कृष्णा, पेन्नार, बेगई और स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा झारखंड के रांची पठार से निकलती है और जो बंगाल और उड़ीसा के बीच अपने निचले हिस्सों में सीमा बनाती है, और यह बंगाल की खाड़ी से जुड़कर गंगा और महानदी डेल्टा के बीच एक मुहाना बनाता है। इसकी कुल लंबाई आपका 395 किलोमीटर है। अब पेन्नार है, देखिए पेन्नार दे रखा है, तो पेन्नार जो है उत्तरी पिनाकी भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियों में से एक है। पेन्नार कर्नाटक के चिक्का बलपुरा जिले में नंदी दुर्ग श्रेणी के चेत्रा कस्बा पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिए कह रहा है भारत में मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि पीटी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता में पाई जाती है और उसमें 40% 50% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सेकंड कह रहा है कि लवणीय मिट्टी को ऊसरा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए 42 का सी हो जाएगा हमारा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। कौन से, तो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे कि वे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होते हैं और यह मिट्टी के समृद्ध ह्यूमस और कार्बनिक सामग्री देते हैं, इन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% तक जा सकता है। यह वहाँ मिट्टी और सामान्य रूप से भारी और काले रंग की होती है। आगे देखिए क्या कह रहा कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो देखिए 43 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा 552। संविधान यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। उन्हें 6 साल के कार्यकाल के नियुक्त किया जाता है या 65 वर्ष आयु तक जारी रखता है, जो कि पहले हो सकता है।
देखिए ये आपका 43 नंबर है ना, एक मिनट, देखिए 43 नंबर है। 43 नंबर देखिए कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत 552 है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों का प्रतिनिधियों से बनती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि संविधान सीईसी चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कराता है और वह 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो कितने वर्ष की आयु तक? देखिए आपका हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और 65 वर्ष की आयु तक जारी रहता है। आगे देखिए कह रहा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिकरण के बारे में बताता है? तो कह रहा है अनुच्छेद 31 का बी, अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 31 का सी। तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 31 का ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 31 का ए संपदा के अधिकरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार निहित था को समाप्त कर दिया गया है और वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ए से आपका प्रारंभ हुआ है। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और 44वें संशोधन 1978 इसने संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में लाई गई अधिकांश विकृतियों समाप्त कर दिया गया। इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को फिर से घटाकर 5 वर्ष यानी यथास्थिति बहाल कर दिया गया है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं प्रदान करता है? कह रहा एसीटोन है, डाइथाइल कीटोन है, एथिल एल्कोहल है और 2 पेंटानॉल है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका डाइथाइल केटोन हो जाएगा। आयोडोफार्म परीक्षण यानी वह परीक्षण जिसका प्रयोग अज्ञात पदार्थों में संरचना के साथ संरचना एल्कोहल वाले कार्बनिक यौगिक की मौजूदगी का जांच करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि 48 नंबर कि निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों में से कौन सी वायु राशियों का विकास के लिए प्रतिकूल है? देखिए क्या कह रहा है, आपके आप दिख रहे होंगे आपको चारों विकल्प। कह रहा है निम्नलिखित, कह रहा कि बृहद सतही क्षेत्र पर तापमान आर्द्रता संबंधित भिन्नता है और ये सेकंड कह रहा वायु को स्थिरता प्रदान करने हेतु अधिक मंद पौने हैं और थर्ड कह रहा कि उद्गम क्षेत्र में निरंतर उच्च दाब या निम्न दाब की उपस्थिति है। तो देखिए 48 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल हमारा एक सही हो जाएगा। देखिए वायु द्रव्यमान वातावरण में हवा का एक बड़ा आयतन है जो तापमान और नमी में अधिकतर समान होता है। वायु द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर हजारों किलोमीटर तक फैला रहता है, जमीनी वायुमंडल में पहुंच सकता है। वायु द्रव्यमान बड़ी सतहों पर समान तापमान और आर्द्रता के साथ बनते हैं जिन्होंने स्रोत क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा कि श्रवण डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कह रहा कि संघपाली, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पार्श्विका पाले। तो देखिए 49 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा संघपाली में। देखिए संघपाली मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है और खोपड़ी के भीतर कान के स्तर के करीब स्थित होता है। महत्वपूर्ण कार्य जैसे श्रवण, भाषा पहचान, बोलना, समझना, लेखन, स्मृति अधिकरण, कुछ दृश्य धारणा आदि इसमें आपके मौजूद होते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं और पूरी तरह से विसरित ढंग से परावर्तित होती हैं। आप बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो विकल्प कह रहा है कि यह आभासी और आवर्धित होगा और कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यह आभासी और समान आकार का होगा और डी कह रहा है कि यह वास्तविक और एक मिनट। तो देखिए अगर बात करें 50 नंबर विकल्प की
तो 50 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक छवि एक वस्तु को एक प्रति जो प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा बनाई जाती है। नियमित प्रतिबिंब तब होता है जब प्रकाश बहुत चिकनी सतह को दर्शाता है और एक स्पष्ट छवि बनती है। परावर्तन प्रसार तब होता है जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह को दर्शाता है और धुंधली छवि या कोई छवि नहीं बनता है। इसलिए किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें सतह पर गिरती हैं और वह पूरी तरह से विस्तृत तरीके से परावर्तित हो जाती हैं, तो आपका कोई छवि नहीं बनता है। और देखिए यहीं पे 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो कह रहा है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और आपका सभी। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी। दिए गए सभी भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते हैं। 4 भारतीय राज्य जो हैं 3310 किलोमीटर। 4 स्टेट जो हैं, देखिए अगर यही बात करें पंजाब की, किसकी? तो पंजाब की बात करें, यह कितनी सीमा साझा करता है? देखिए पंजाब की बात करें तो यह सीमा कितनी साझा करता है? तो देखिए 547 किलोमीटर। कितना? 547 किलोमीटर जो है पंजाब जो है सीमा साझा करता है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान की, तो 1035 किलोमीटर। कितना? 1035 किलोमीटर। और गुजरात की यही बात करें, गुजरात की, तो गुजरात कितना सीमा साझा करता है? तो देखिए 512 किलोमीटर। और कौन सा राज्य है? और आपका जम्मू और कश्मीर है। कौन है? जे एंड आपके के हैं। ये आपके कितने सीमा साझा करते हैं? तो आपका सबसे ज़्यादा करते हैं, 1216 किलोमीटर ये सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है अप्रैल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? कह रहा गांधीनगर गुजरात, जोधपुर राजस्थान, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र। तो देखिए आप 52 का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सिलीगुड़ी, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। देखिए पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 1 से 4 अप्रैल 2023 तक सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी। इसमें 17 सदस्य, कितने सदस्य थे? इसमें 17 सदस्य देशों, 8 आमंत्रित देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कह रहा कि भारत सरकार के किस नियामक संस्था ने नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक यानी ईडी से नियुक्त किया है? कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तो देखिए अगर विकल्प बात करें 53 का, तो 53 का हमारा विकल्प नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। 3 अप्रैल 2023 को, कल, तो 3 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि, एक मिनट देखिए, 23 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीरज निगम को तत्काल प्रभाव से नया अधिकारी यानी ईडी नियुक्त किया है। वह उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, विधि विभाग और सचिव विभाग सहित 4 विभागों के प्रभारी होंगे। और देखिए 54 नंबर विकल्प क्या कह रहा है? कह रहा भूमि संसाधन विभाग प्रणाली विकास मंत्रालय के अप्रैल 2023 तक आंकड़ों के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया है? तो देखिए 54 विकल्प की बात करें तो 54 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल 28। भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के अप्रैल 2023 तक आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया है। और देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा लगता है इसका मिस्टेक हो गया है। 58 नंबर देखिए,
54 लगता है 3-4 क्वेश्चन इसमें कट गए हैं, कोई बात नहीं। हम 58 से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जुलाई 2022 में उनके मौजूद पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को प्रभार किसे सौंपा गया। कह रहा है कि स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, अमित शाह और निर्मला सीतारमण। तो देखिए 58 की बात करें, 58 नंबर है ना, तो 58 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा स्मृति ईरानी। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को जुलाई 2022 में उनके मौजूद पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिया राय सिंधिया को इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अल्पसंख्यक मामलों को मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कह रहा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। कह रहा रैंड, दिनार, बिर और दिरहम। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, 59 में पूछ रहा है, तो आपका रैंड हो जाएगा। देखिए रैंड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। इसने वर्ष 1961 में, कब, तो वर्ष 1961 में दक्षिण अफ्रीकी पाउंड को बदल दिया गया था और एक रैंड को 100 सेट में विभाजित किया गया था। वर्तमान में एक और 5 रैंड, 1, 5, 10 और 50 के सेट के बैंक नोट में भी प्रचलन है। और इसमें देखिए नोटों की छपाई 10, 20, 50, 100, 200 और 1000 के मूल्य वाले नोट भी आपके प्रचलन में हैं। आगे कह रहा है कि 60 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का संगीत का उपकरण है। कह रहा वीणा है, सितार है, हुड़का है और तानापुरा है। देखिए 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुड़का हो जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत के उपकरण उत्तराखंड के लोगों को मूल्यों को दर्शाता है। दमाम, हुड़का, तुरतुरी, तुरही, बीनी, मशक, बीन या आपके बैगपाइप और बांसुरी उत्तराखंड में सबसे संगीत उपकरण है। उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत उपकरण काफ़ी सरल है लेकिन वहाँ भावनाओं से अद्वितीय है। कह रहा कि उजली या अनेरी होली संबंधित है। कह रहा जौनसौरी जनजाति, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति और राजी जनजाति। तो देखिए 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थारू जनजाति। उजली या अनेरी होली त्यौहार थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय निचले हिमालय के शिवालिकों से बीच तराई क्षेत्र से संबंधित है। उनमें अधिकांश निवासी कुछ कृषि का अभ्यास करते हैं। माना जाता है कि थारू शब्द थीलवीर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और थारू भारत नेपाल दोनों में रहते हैं। कह रहा कि 55 नंबर में निम्नलिखित में से 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज यानी 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विकल्प में कह रहा सरबजीत सिंह और BS राजन, शिव थानू पिल्लई और चेतन भगत। तो देखिए अगर 55 नंबर की बात करें, 55 का हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो 55 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, शिव थानू पिल्लई। शिव थानू पिल्लई 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो है, देखिए शिवधानु पिल्लई के ब्रह्मोस स्पेस के पिता के रूप में जाना जाता है और वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मानद विशिष्ट प्रोफेसर हैं। शिवधानु पिल्लई एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने पूर्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मदद, विशिष्ट प्रोफेसर और मैकेनिकल इंजीनियर विभाग और IIT दिल्ली में मानव प्रोफेसर और भारतीय विज्ञान संस्थाओं में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। आगे देखिए कह रहा कि टी सनीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसान समाज की विशेषता है। किसान समाज की विशेषता कौन सी है। तो 56 का देखिए कह रहा कि पारिवारिक श्रम, बाजार के लिए उत्पादन, कृषि जीवन पद्धति के रूप में शहरी संसाधनों पर निर्भरता और दलित स्थिति। तो 56 का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, केवल 1, 3 और 5। कौन सा, केवल 1, 3 और 5। देखिए 1, 3 और
5। देखिए अगर बात करें 56 का, तो टी सन्निन समाजशास्त्रीय सिद्धांत के इतिहासवाद इतिहासवाद में प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक है। किसान समाजों में अपना अध्ययन किया है। उन्होंने कुछ निम्नलिखित विशेषताएं आपके नीचे दी गई हैं, जैसे मैं बताऊं। पारिवारिक किसान प्रमुख आर्थिक इकाई, इसके लिए चारों ओर उत्पादन, श्रम, खपत और आयोजन किया जाता है। भूमि पति कार्य के लिए न्यूनतम विशेषता और परिवार आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संयुक्त मुख्य गतिविधि है। यही देखिए क्या कह रहा कि 62 में कह रहा कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आती है। कह रहा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। देखिए अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण होता है, जो तब शुरू होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं और वे पदार्थ वातावरण में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जहाँ पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुवादक नहीं है। कह रहा असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो देखिए 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंकर हो जाएगा। लिंकर एक भाषा अनुवादक नहीं है। एक एक लिंकर, जिस लिंक एडिटर या लिंक मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक कंपाइलर द्वारा उत्पन्न या एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है, उन्हें एक निष्पादन योग्य फाइल, लाइब्रेरी फाइल या अन्य ऑब्जेक्ट फाइल भी जोड़ता है। कह रहा कि एक बीट सूचना के संचयन के लिए प्रस्तुत किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस पर आपका निर्दिष्ट किया जाता है। कह रहा है रजिस्टर्ड, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर। देखिए 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। देखिए फ्लिप फ्लॉप एक अनुक्रमित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक बिट बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकता है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी डेटा को स्टोर करने और हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल सर्किट किया जाता है। मेरा भारत में प्रथम जीवमंडल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 में। देखिए नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और 1986 में स्थापित भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शामिल किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 5520 कितना, तो 5520 वर्ग किलोमीटर में। नीलगिरी बायोस्फीयर को 2022 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कह रहा इंडियाज सेकेंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.जी. देवसहायम। देखिए इंडियाज सेकेंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक एम.जी. देवसहायम है। इस पुस्तक में भारत में आंतरिक आपातकाल के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के आंदोलन 1975 और 1977 के योगदान का वर्णन किया गया था। कह रहा 67 भारत सरकार का कार्यक्रम भारत में देखिए कह रहा कि भारत सरकार को कार्यक्रम भारत में रहो और भारत में अध्ययन करो किसका प्रारंभ किया गया था। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखिए भारत सरकार का कार्यक्रम भारत में रहो और भारत में अध्ययन करो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है, जब उन्हें छात्राओं को भारत में उच्च अध्ययन के पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आगे देखिए कह रहा है क्या, 68 कह रहा है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से 27 से 28 फरवरी के बीच 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। किसके द्वारा, तो उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा विकल्प नंबर, इसमें विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें 68 का, तो नीति आयोग ने फ़ोन पे, देखिए नीति आयोग ने फ़ोन पे
AWS, अमेजॉन वेब सीरीज और EY यानी एनवर्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड सहयोग से 27 से 28 फरवरी के बीच 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजित किया गया था। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और कह रहा कि व्हाट इज द यूनिवर्सिटी इन देम अ पोएम माई ब्रदर एट 60। ये किसने लिखा था? देखिए 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइफ इज ए रियलिटी। कह रहा कि इस देश में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली साइट पर खुदाई पे मिली जीवाश्म हड्डी के टुकड़े का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल। देखिए प्रमुख इजराइल में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली साइटों पर खुदाई पर मिली जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने इजराइल में एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की है। तेल अवीव विश्वविद्यालय और जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 13 लाख साल पुराने दांतों के साथ खोपड़ी और निचले जबड़े के टुकड़े प्राप्त किए हैं। खोजे गए जीवाश्म का नाम नेसर लामला होमो रखा गया। तो ये हमारे 40 प्रश्न थे। और देखिए अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और देखिए जल्दी आपको NTPC की वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।